दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज है संडे। तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस रहने वाला है, काफ़ी शानदार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। कई सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये बचे हुए हैं और इनको संडे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में भी है, वो मैं काफ़ी लंबे समय से रोके हुए था, मैंने कहा संडे में उसको डिस्कस करूँगा, तो काफ़ी डिटेल में उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूँगा उसमें तीन चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो करंट होता है, दूसरा उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन होता है, और तीसरा उसके अंदर क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को मिलते हैं। कई बार यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कई बार आप लोगों को आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उनको आप लोग अच्छे से तभी इंजॉय कर पाओगे जब ये वीडियो आप लोग टकटकी लगा कर देखोगे, और तभी आप लोग उनको प्रॉपर वे में आंसर भी दे पाओगे। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, कल हम लोग आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी 75वीं। तो आज के दिन आप लोगों को कम से कम अपने घर में कोशिश करना है कि झंडा जरूर फहराना, और झंडा कैसे फहराना है इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की थी, टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर रखी है। वैसे तो ये चैनल के ऊपर ही आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 30-40 सेकेंड की वीडियो है। क्योंकि यार मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा और आप लोगों में से भी कोई नहीं चाहेगा कि जब झंडा फहराया जाए हमारे देश का तो उसको कोई भी गलत तरीके से फहराए। तो आप लोगों को ये वीडियो खुद तो देखनी है, दूसरों को भी शेयर करनी है, ताकि कोई भी झंडे का अपमान न करे, सही तरीके से झंडे को फहराए। इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं झंडे को फहराने के लिए, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी यार, कि हम लोग अपने तिरंगे को रेस्पेक्ट दें, तो उसको अच्छे से हम लोग फहराएं। तो ये आप लोग जरूर दूसरों को बताएगा कि कैसे झंडा फहराना है, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तो पहले आप लोग इसको देखेगा। और एक और चीज़ यार, अगर मान लीजिए आप लोग झंडा नहीं फहरा पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसको डिसरेस्पेक्ट मत करना यार, ठीक है, कि झंडा लाए उठाकर फिर ऐसे ही फेंक दिया। क्योंकि मुझे पता है कई बार आप लोगों को ये चीज़ें देखने को भी मिलेगी कि जिस दिन 15 अगस्त खत्म होगा उसके बाद में कई जगह आप लोगों को झंडे इधर उधर कई बार देखने को मिल सकते हैं कि कहीं इधर उधर किसी ने झंडा डाल दिया हो। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको रोकिए, और अगर वो नहीं मान रहा है तो आप लोग उस झंडे को उठाकर आप लोगों को रेस्पेक्ट देनी है। तो ये हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये हमारी इमोशंस हैं हमारे झंडे के साथ में। और पता नहीं कितने सारे शहीदों के द्वारा शहादत दी गई है, तब जाकर हमको ये मौका मिला है कि अपना तिरंगा झंडा हम लोग लहरा सकें, उसको अपने हाथ में थमा सकें। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि कोशिश करना कि कहीं पर भी झंडे का डिसरेस्पेक्ट ना हो यार। ये छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इतने ज़्यादा न्यूज़ में है कि इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, पूरे दिन ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट की वजह से, बहुत ही पुराने ऑथर हैं और इनके खिलाफ कई सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं, इनके खिलाफ फतवे भी निकाले गए, और यहाँ पर इनके द्वारा कई सारी शानदार किताबें भी लिखी गई हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। आज तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये क्वेश्चन है पर्सन इन न्यूज़ का, कल आप लोगों से इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग बताइए, कम से कम एटलीस्ट इनका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी मैं आप लोगों से पर्सनैलिटी के बारे में पूछता चल रहा हूँ उनके बारे में नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ये वो सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि करंट में न्यूज़ में है। तो मैं ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठा ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों से क्वेश्चन बने अगर पर्सन इन न्यूज़ में, तो कल को चलकर उसका आंसर दे सको। यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, एनडीए सीडीएस में, सीएपीएफ में, एपीएफसी के जो भी पेपर आप लोगों के आएंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में यहाँ पर जो वनडे टाइप के सारे एग्जाम होते हैं उनसे तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको तैयार करते रहिएगा साथ साथ में। वैसे तो डेली आप लोगों को एक पर्सनैलिटी के बारे में कवर कराती हूँ, तो आप लोग इनको एक जगह इकट्ठा करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। बात की जा रही है बड़ी शानदार, यहाँ पर बोला ये गया है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है और कुछ लोग जो है वो सिलेक्शन लेकर निकल जाते हैं। तो उसी के ऊपर आप लोग इसको बोल सकते हैं, जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अक्सर आप लोगों को ये लगता है कि यार आज रहने देते हैं, आज इस काम को नहीं करते हैं, वो आप लोग नहीं बोलते, वो आप लोगों को आलस बोलता है। पर लेकिन उसी टाइम पर अगर आप लोग अपने आप को बोलो कि नहीं पहले ये काम कंप्लीट करना है, उसके बाद में तुम्हारी सुनेंगे कि तुम क्या बकवासबाजी कर रहे हो मेरे साथ में, यानी कि अपने दिमाग से आप लोगों को बातें करनी है। आप लोगों की बॉडी के अंदर ना आप लोगों का दिमाग, अगर उसको आप लोग अपने हिसाब से चलाओगे, अपने नौकर बना के उसको रखोगे, तो वो सबसे बेहतरीन नौकर होगा और आप लोगों को ऐसी जगह पर ले जाएगा कि आप लोग हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए नजर आओगे और दुनिया आप लोगों की तरफ को देखती हुई नजर आएगी। पर लेकिन अगर आप लोग उसके गुलाम बन गए तो भाई साहब जो बेइज्जती वो कराएगा ना आप लोगों की, आप लोग उसके जो गड्ढे होंगे ज़िंदगी में वो भरते भरते परेशान हो जाओगे, पर लेकिन वो उनसे उभरने नहीं देगा। आप लोगों को ऐसी ऐसी लत लगाएगा कि आप लोग बीड़ी पी लो, सिगरेट देख लो, पोर्न देख लो, उल्टी सीधी हरकतें कर लो, वो आप लोगों को हमेशा ऐसी सलाह देगा अगर वो आप लोगों के ऊपर हावी रहेगा।
तो इसलिए आप लोगों को उसको गाइड करना है, ना कि आप लोगों को उसके हिसाब से चलना है। और ये कब होगा? जब अपने आपको लाइफ को आप लोग डिसिप्लिन में रखेंगे। डिसिप्लिन की सबसे स्टार्टिंग की शुरुआत आप लोग मॉर्निंग में उठने से कर सकते हैं। जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, तुरंत अपनी जो चादर होती है, बेड जो बिस्तर होता है, उसको अगर आप लोग सही करते हैं डेली उठकर, तो उससे पता चलता है कि आप लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ में। यानी कि एकदम धड़ल्ले से खड़े हुए और बस अरे ये क्या होगा, हड़बड़ा उठ के अरे भाग रहे हैं, अरे लेट हो गया, वो हो गया, वो वाली ज़िंदगी बड़ी ही गंदी सी ज़िंदगी होती है यार। ठीक है, तो एक तरीके से ये वाली ज़िंदगी से आप लोगों को बाहर निकलना है और अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आना है। और इसको जितनी जल्दी लेकर आओगे उतना ही अच्छे से आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, वो आप लोगों को हमेशा एक प्रोग्रेसिव पाथ पे रखेगी, पर लेकिन आप लोगों को अपने आप को उसमें लेकर आना पड़ेगा। बाकी कैसा रहा ये पूरा सप्ताह आप लोग जरूर बताएगा, और आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो ये भी आप लोगों को जरूर बताना है। बहुत सारे बच्चों ने कई सारी पिक्चर्स भेजी हैं इंडिपेंडेंस डे की, कईयों ने कई सारी वीडियो भी बनाकर भेजी हैं, और इसी के साथ में कई सारे ऐसे भी हैं हमारे देश के जवान जो कि एसएलवी फैमिली के साथ में कनेक्ट हैं। एक ऐसे एसएलवी जवान के द्वारा वीडियो भेजी गई है, उसको मैं कल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली वो। आप लोग भी ऐसी चीज़ें, अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो हालांकि आप लोग शेयर करते हुए, सारी जो स्टार्टिंग में आज लगाई है ये भी आप लोगों ने शेयर की है, तो आप लोग इनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और ये एक मोटिवेशन का सोर्स भी रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों से बेसिकली कई सारे जो ऐसे आर्टिकल हैं वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये हालांकि मैं सोच रहा था 1 तारीख से स्टार्ट करूं, मैं एक क्वेश्चन की वीडियो सोच रहा हूँ वीकेंड में, यानी कि वीक के एंड में एक क्वेश्चन की वीडियो आ जाए। वो क्वेश्चन की वीडियो का टाइमिंग क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों से कम्युनिटी टैग में पूछूंगा कि उसका टाइमिंग आप लोगों को क्या चाहिए। टाइमिंग आप लोग 2-3 आप लोगों को सजेस्ट मैं कर सकता हूँ। एक तो या तो आप लोग संडे में, जैसे कि आप लोगों का पेपर होता है, ठीक है, उसी टाइम पर, जैसे कि 9:30 पेपर होता है तो 9:30 में टाइमिंग रख दूँ वहाँ पर, एक तो ये है। ठीक है, या फिर 11 टाइमिंग रख दूँ संडे के अंदर में, दूसरा ये है। दूसरा सैटरडे में जो शाम को आप लोग अगर कोई टाइम बोलो तो वो टाइमिंग में रख दूँ। तो आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, शाम को जैसे 8 बजे हमारी नैनो आती थी वो वाली टाइमिंग चाहिए, या फिर शाम को 6 बजे, या फिर सैटरडे में 11 बजे, जो भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ और कई सारे बच्चे जो हैं इसके बारे में बोल भी रहे थे। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की जो एक टेस्ट हो जाया करेगा, ठीक है, टेस्ट टाइप का हो जाया करेगा आप लोगों का वीकेंड में, कि पूरे वीक में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें ये नहीं कि जो पढ़ा है वही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसके बारे में मुझे आप लोगों से सजेशन लेना था, ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी वीडियो, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। मैं कम्युनिटी टैग में आप लोगों से पूछूंगा, तो वहां पर आप लोगों को इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, तो देखता हूं आप लोग क्या उसका रिप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग बताएगा, इससे आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। कई दिनों से माइंड से निकल जा रहा था, मैंने सोचा आज तो पूछ ही लेते हैं, तो ये इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा ही एक अच्छा तरीका है गाली देने का, किसी को गाली देते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में गाली देते हैं। तो इंडिया ने भी चाइना को इनडायरेक्ट वे में गाली दी मतलब चाइना की जो बदतमीजी हरकतें हैं उसके ऊपर उसको कुछ खरी खोटी सुनाई। अभी इंडिया और यूएस से मिलकर एक इम्पोर्टेंट जो एक डिसीजन पर जा रहे थे, जिसमें एक टेररिस्ट हैं जो कि भाई हैं जैसे मोहम्मद के जो चीफ है जिन मसूद अजहर के, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में वो डालना चाहते थे यूएनएससी के अंदर में। इसके अंदर में एक कमेटी भी है जिसको बोलते हैं यूएनएससी की जो कमेटी 1267, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और इससे पहले हाफिज सईद से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई थी ग्लोबल टेररिस्ट की कैटेगरी में, तो वो भी पूरे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में वीटो पावर क्या होती है और कैसे यहाँ पर चाइना जो है वो अपने भाई पाकिस्तान को बचाता है, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, इसके एंड में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से होंगे, तो वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। इससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है, तो वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अच्छे से देने हैं। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इसी के साथ में द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, तो हर एक न्यूज़पेपर में कवर किया गया। तो यूएन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा, यूएनएससी के बारे में, ताकि आप लोग समझ पाएं। और इंडिया अब तक कितनी बार यूएनएससी के अंदर यहाँ पर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जा चुका है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत ही उम्दा तरीके का आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो टक ही लगाकर आप लोग को एक एक पॉइंट सुनना है ताकि क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दे सको। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज, सिक्योरिटी या फिर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के सामने आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए आज की डेट में ना आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि कई सारे दोस्त जो होते हैं वो लंगोटिया यार रहते हैं, और उनकी लंगोट जो होती है वो इस तरीके से बंधी रहती है कि सामने वाला चाहे कितनी भी बदतमीजी क्यों ना काटे, पर लेकिन ये इंसान जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अब ये इंसान जो है अपने देश के अंदर में कितनी हरकतें क्यों ना करें, हालांकि अभी फिलहाल जो है ये चेंज हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर दूसरे आ चुके हैं,
पर लेकिन फिर भी रेफरेंस के तौर पर मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। अभी हुआ क्या, इंडिया और यूएसए ने बोला आ भाई दोनों मिलकर हम एक काम करेंगे। यूएसए ने जो इंडिया ने, दोनों ने गठबंधन बनाया और पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट है जिसका नाम है अब्दुल रहीम माकी, ठीक है, अब्दुल रहमान माकी, या फिर आप लोग इसको ARM बोल सकते हैं। तो अब्दुल रहमान माकी जो है यहाँ पर उसको यूएनएससी के अंदर यहाँ पर जो टेररिस्ट कैटेगरी में है उसमें उसको सैंक्शन की लिस्ट में डालने की बातें की गई। ये एक पर्टिकुलर घर बना रखा है यूएनएससी के अंदर में कि जो भी बदतमीजी काटेगा दुनिया में उसको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे ये जो लिस्ट है इसमें परिवार पूरा पाकिस्तान का आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना घर बना लिया, सारे फ्लैट जो है उन्होंने यहाँ पर आकर अपना फ्लैट कटवाते हैं, यानी कि 2 BHK 3 BHK सबने अपना घेर लिया यहाँ पर आकर, सबके अपने अपने फ्लैट यहाँ पर इकट्ठे हो गए। पर लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट दिलाने का काम इसको इंडिया और यूएसए कर रहे थे कि भाई तो तुम्हारा भी फ्लैट यहाँ पर बुक करा देते हैं। तो इंडिया और यूएसए ने तो काम कर दिया था पूरा, पर लेकिन चाइना ने आकर उंगली कर दी यहाँ पर बीच में, यानी कि टांग अड़ा दी। चाइना ने इसका फ्लैट में जाने का सपना जो है वो छीन लिया, यानी कि यूएनएससी की सैंक्शन लिस्ट में जाने वाला था, पर लेकिन चाइना ने उस मूव को ब्लॉक कर दिया। और चाइना ये पहली बार नहीं कर रहा है, चाइना ऐसी दोस्ती इंडिया के साथ में पहले भी निभाता रहा है कि इंडिया अगर चाहता है पाकिस्तान के टेररिस्ट को एक रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट में डालने के लिए, तो चाइना अक्सर उसको ब्लॉक कर दिया करता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो अपने दोस्त के साथ में अपनी यारी निभा रहा होता है। देखिए, जब से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बने ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पूरे एशिया के अंदर तब से शांति नहीं है। ये इंसान इतना बदतमीज है, वो कोई एक सोच सकते ना कि बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करने वाला इंसान, तो ये शी जिनपिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हरकतें ऐसी करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाता है। अभी यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानकर कई सारी इंपॉर्टेंट बातों का पता भी चलेगा। अगर यूनाइटेड नेशन, जिसको आप लोग यूएन बोलते हैं, उसके चार्टर के हिसाब से बात करें तो उसके अंदर 6 ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है ना, ऐसे उसके भी ऑर्गन है, यानी कि उसके पार्ट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ पर फोकस देता है सिक्योरिटी के ऊपर, वह है यूएनएससी, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा जनरल असेंबली है, इसी के साथ में यहाँ पर ट्रस्टशिप जो काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट, ये देखने को मिलेगा। पर जो सबसे खतरनाक लेवल का काम करती है वह है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें 5 तो ऐसे जिनके पास में वीटो पावर है, और उसमें चाइना के पास भी वीटो पावर है। इसलिए यूएसए ने और इंडिया ने मिलकर जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, और इसी को बोलते हैं वीटो कर देना। वीटो का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे अभी, जिसके चलते आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है कि वीटो पावर जो है वो किस आर्टिकल में है यहाँ पर यूएन के चार्टर के अंदर में। चार्टर मतलब यूएन का संविधान। तो यूएन के संविधान में जो ये आर्टिकल है वह आर्टिकल 27, जिसके अंदर में वीटो पावर रखी है। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई सा भी अगर न चाहे कि हाँ ये काम नहीं होना चाहिए इस घर के अंदर में, तो यूएनएससी मान लीजिए घर है, उस घर के अंदर में टोटल 15 मेंबर हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं परमानेंट मेंबर, वो कभी नहीं चेंज होंगे। बाकी के 10 ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, यानी कि 15 मेंबर हैं। तो इसमें से 5 मेंबर में से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और इसी के साथ में ये है यूएसए। तो 5 परमानेंट मेंबर में से यहाँ पर अगर एक भी बोल देता है, तो चाइना बार बार यहाँ पर सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देता, पाकिस्तान को बचा कर रखता है, और फ्री में कोई कुछ नहीं करता है, वो उसका फायदा भी उठाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को आधा खरीद चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहने के लिए पाकिस्तान का नाम है उसमें। इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे ये लगती है, कभी कभी जब मैं सोचता हूँ बेइज्जती, देखो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके द्वारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब पूरा कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान में से होकर जा रहा है, ठीक है। और नाम क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। होना तो ये ना चाहिए, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए था पर लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, चाइना ने अपना नाम पहले रख रखा है, पूरी पाकिस्तान की जमीन यहाँ पर हड़प रखी है इसके अंदर में। तो ऐसे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये अपने ही लेवल के खिलाड़ी हैं चाइना वाले, और पाकिस्तान वाले इनके एक तरीके से चक्कर में फंस गए हैं। बाकी के जो 10 परमानेंट मेंबर होते हैं, उन नॉन परमानेंट मेंबर, उसमें से इंडिया भी एक सीट हमको भी मिली हुई है। तो हमारा सौभाग्य है यहाँ पर, और ये सौभाग्य पहली बार नहीं है, ऐसे सौभाग्य हमको पहले ही मिल चुके हैं इसके मेंबर बनने के। कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि हम लोग कब कब इसके मेंबर रहे, तो याद रखिएगा इंडिया जो यहाँ पर मेंबर सर्व किया है 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, ठीक है। इसी के साथ में ये आप लोगों के सामने टोटल है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
अच्छा 8 हुआ तो अब है ना, मुझे लगा यहाँ पर एक कम छोड़ दिया। ठीक है, मैं कह रहा 8 थे, कहाँ रह गया, एक कम कहाँ रह गया, तो ये वाला लिखा नहीं है अभी। ठीक है, जो रिसेंटली अभी हम लोग यहाँ पर मेंबर बने तो वो वाला अभी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, अभी हम लोग जो मेंबर बने। तो टोटल मिलाकर 8वीं बार हम लोग यहाँ पर इसकी यात्रा कर चुके हैं, यानी कि हमारे लिए तो घर जैसा है, हम लोग जाते हैं घूमकर आ जाते हैं। तो हम लोग कई बार यहाँ पर जा चुके हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर बनकर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, और कितने ऐसे खुशनसीब देश है जिनको ये इस तरीके की फैसिलिटी मिली हुई है। यहाँ पर भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, ऐसी जीत के नहीं गए भाई साहब, किसी ने हम लोग को वैसे ही पहुंचा दिया, हम लोगों ने प्रॉपर इलेक्शन लड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जापान अब तक सबसे ज्यादा 11 बार जा चुके हैं। ठीक है, ब्राजील यहाँ पर 10 बार जा चुके हैं, अर्जेंटीना 9 बार जा चुके हैं, और इंडिया जो है वो 8 बार जा चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, ये भी पास में ही है। ठीक है, पाकिस्तान, कोलंबिया, इटली और कनाडा, ये 7, 7 और 6, यानी कि ये वो मेंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर जा चुके हैं। एक बार अगर जाता है तो 2 साल तक मजे कर आता है। और हम लोग जो अभी गए यहाँ पर, हम लोग को प्रॉपर वोट मिली है, 193 में से 184 मेंबर ने हम लोग को सपोर्ट किया है। तो भाई साहब वो नहीं कहते फाड़ जीत करके आए हैं, कि पूरा जीत के शानदार वाली जीत, उन्हें फाड़ू जीत कहते हैं जिसको एक तरीके से। तो पूरी शानदार जीत अभी हमारी हुई, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर अभी मेंबर बने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, अभी जो हम लोग मेंबर बने उसके बारे में याद रखिएगा, वो इसलिए भी मेंबर बने क्योंकि 2022 में हम लोग यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, 75वां, यानी कि 75 साल जो है वो हम लोग आज़ादी की यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी रिसेंटली मेंबर बने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और बातें अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट करने हैं। जैसे कि यूएनएससी के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, जो कि सिक्योरिटी का ध्यान रखता है पूरी दुनिया में। इसके अंदर मैंने बताया 15 मेंबर है, 15 में से 5 मेंबर तो आप लोगों को देखने को मिल गए, ये तो अपनी सीट बैठे हुए हैं। उन्हें कहते हैं कि चूम रखी है उन्होंने अपनी सीट, कहीं गाड़ी में जाते हैं कि भाई ये सीट मेरी है, तेरी की होती भाई मेरी है, क्यों, मैंने रुमाल रख देते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, तो इन्होंने सबने अपने रुमाल रख नहीं रखे हैं, फेविकोल लगाकर चिपका रखे हैं, ये इनके पास में रहेगी और इनके पास में वीटो पावर भी है। अगर बात करें बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर, अफ्रीका से 3 आते हैं, एशिया से 2 आते हैं, लेटिन अमेरिका से 2 आते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 आते हैं और ईस्टर्न यूरोप से 1 आता है। ठीक है, ये देखो मतलब इसको कहते हैं अमीरत। अभी मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर फ्रांस भी है, यूके भी है, तो दोनों यूरोप के मेंबर हैं यहाँ पर। और वैसे भी वेस्टर्न यूरोप को भी अलग से सीट दे रखी है और ईस्टर्न यूरोप को भी अलग से सीट दे रखी है। समझ रहे हैं आप लोग इनकी बदतमीजी। और अफ्रीका बेचारा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, उसमें से ओनली 3 सीट दे रखी है। एशिया के हाथ यहाँ पर 2 सीट लग रही हैं। तो ये इनकी बदतमीजी है, अमीर लोगों की गरीब लोगों के साथ में अत्याचार आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो ये ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं अक्सर। अब ये वाली वो कमेटी है जिसके अंदर मैंने बोला था कि इंडिया जो है वो यहाँ पर इसके अंदर ये टेररिस्ट ग्रुप को डालने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन पाकिस्तान जो चाइना के द्वारा बदतमीजी काटी गई और हम लोग इसके अंदर इसको नहीं डाल पाए। ये जो कमेटी थी 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, 1999 में बनाई गई और फिर इसके सेटअप की गई थी, मतलब जब फिर इसको यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया जब यहाँ पर यूएसए के ऊपर अटैक हुआ। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर अटैक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए के ऊपर अटैक हुआ तो उनको टेररिज्म की डेफिनेशन समझ में आ गई कि यार ये भी कोई दिक्कत होती है। तो इसलिए कहते हैं गरीब का मरना मरना नहीं होता है, अमीरों का मरना मरना होता है। दुनिया में इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोड पर कोई नहीं पूछता, पर लेकिन एक फ्लाइट में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दुनिया भर की आंख खड़ी हो जाती है। कोरोना वायरस इसलिए तो इतना फेमस हो गया, क्यों? क्योंकि वो अमीरी गरीबी में उसने डिफरेंस ही नहीं समझा, उसको समझ में नहीं आया बेचारे के कौन गरीब है कौन अमीर है, उसने सबको एक हाथों से लिया। ठीक है, इसलिए वो इतना फेमस हो गया। अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है, ये है दाइश। दाइश मतलब ISI, जो इस्लामिक स्टेट जो है सीरिया और इराक वाला, तो यहाँ पर अरबिक भाषा में इसको दाइश बोलते हैं, या फिर अलकायदा। तो दोनों जो है ये अगर बात करें ये आज के डेट में इसको यहाँ पर सैंक्शन कमेटी के अंदर रखा गया है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अगर आज की डेट में, तो इसके अंदर जो कमेटी है इसके अंदर यहाँ पर जो मेंबर किसी को पूछाएंगे तो यहाँ पर दोनों मेंबर रहेंगे, परमानेंट नॉन परमानेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। ये जो लिस्ट बनाई गई मैंने बताया अभी, पाकिस्तान का घर है यहाँ पर, सबने अपने 2 BHK और 3 BHK फ्लैट यहाँ पर रख रखे हैं। सबसे ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जो इसके अंदर है जिनको यहाँ पर टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला है वो पाकिस्तान के हैं। UN जो है वो यहाँ पर स्पेशली फोकस देता है कि कल को चलकर कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करें, तो इसलिए उनकी जो भी पावर है, उनकी जो ताकत है, पैसा है, वो सब रोक देता है ताकि टेररिस्ट ग्रुप के पास में पैसा ना पहुंच सके। क्योंकि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर से हवाई जहाज निकालना, तो इंसान भी गया और बिल्डिंग भी गई और वो हवाई जहाज भी गया, तो ये पैसे वालों का काम है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान ठेली लगाने वाला है वो जाकर हवाई जहाज निकाल देगा बिल्डिंग के अंदर से, तो किसी ने तो फंडिंग की होगी ना, तो इसलिए पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। तो उनके सारे पैसे जो हैं उनको ट्रेवल बैन भी उनको कर दिया जाता है, कहीं जाएंगे नहीं, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। हमारे देश ने 2009 में, 2016 में, 2017 में खूब जोर लगाया यहाँ पर जैसी मोहम्मद जो चीफ थे यहाँ पर इनके, तो ये इनको ग्लोबल टेररिस्ट कैटेगरी में डालने का बार बार चाइना ने बदतमीजी काटी, यानी कि बार बार चाइना जो है
पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा, जिसकी वजह से हम लोग उसको उस लिस्ट के अंदर नहीं डाल पाए। तो ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोग पूछोगे यार ये तो बताओ इस लिस्ट के अंदर जाता कैसे इंसान, यानी कि इस घर के अंदर 2 BHK फ्लैट मिलता कैसे तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 3 कैटेगरी में डाला जा सकता है, या तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, या फिर ग्रुप, या फिर एंटिटी आप लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हुआ जिसको यहाँ पर डाला जा सकता है। उसके लिए एक प्रपोजल लाना पड़ेगा। जो प्रपोजल होगा वो जाएगा 1267वीं कमेटी का नाम याद रखिएगा उसके पास में, ठीक है। तो उसको 4 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो उसके अंदर उसको फिर लिस्ट किया जाएगा कि अच्छा यहाँ पर उसको अडेप्ट किया जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि SLV फैमिली मेंबर के अंदर अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर यार ये चीज़ें होनी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर दिल्ली के अंदर नहीं मिलते हैं, चंडीगढ़ के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है 4 दिन का टाइम है, बता देना कहाँ पर मिलना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब प्रपोजल चला जाता है तो फिर यहाँ पर उस प्रपोजल के ऊपर अगर किसी ने कोई अपोज नहीं भेजा 5 दिन के अंदर अंदर, तो फिर वहाँ पर उसको अच्छा मान लिया जाता है कि ठीक है। पर लेकिन इसके ऊपर एक टेक्निकल होल्ड भी लगा दिया जाता है। टेक्निकल होल्ड मतलब आप लोग ये पूछने लगो सर मिलना तो है हम लोग को जहाँ भी मिलेंगे, पर लेकिन हम लोग मिल क्यों रहे हैं ये तो बता दो, इसको समझाओ तो सही, इस हमारी समझ में नहीं आया हम लोग मिल क्यों रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर आप लोगों को अगर उसका पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है तो सही है, वरना फिर उसके ऊपर फिर से एक नहीं कहते हैं एक तरीके से उसको समझाने की कोशिश की जाती है और पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मिलेंगे नहीं, क्यों मिल रहे हैं। ये यहाँ पर पेंडिंग लिस्ट जो है वो 6 महीने तक पेंडिंग रह सकती है। इसके बाद में उसका नाम इसमें चढ़ जाता है, दर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों का नाम दर्ज है। ये जो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये कहानी यहाँ पर शब्दों में बयां है। तो PPT के अंदर इसमें जाकर आप लोग आसानी से पढ़ लेना कि कैसे कैसे इसके अंदर सारी चीज़ जाती हैं। वो सारी टेक्निकल होल्ड और पेंडिंग लिस्ट और 6 महीने तक ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो वो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया है। UNSC के 1267वीं जो कमेटी है उसके बारे में अगर बात करें तो बोला गया फर्स्ट टाइम सेटअप की गई थी 2001 के अंदर में, ठीक है। और सितंबर 2011 से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये जब अटैक हुआ उसके बाद में यहाँ पर इसको सेटअप किया गया। तो बड़ा ही स्मार्ट स्टेटमेंट बनाई गई है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नॉर्मली अगर देखें तो अच्छा यहाँ पर ऐसा कुछ अटैक हुआ होगा तो उसके आप बाद में उसके यहाँ पर बनाया गया, ऐसा स्टेटमेंट UPSC नॉर्मली पूछती है। इसके अंदर अगर बात करें तो दाइश यानी कि जो इस्लामिक स्टेट वाले और अलकायदा, ये यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है। और दूसरा एफर्ट ये रहता है कि जो एसेट्स वगैरह है, हथियार वगैरह उनको नहीं मिले उसको रोका जा सके। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अब पूरा टॉपिक सुनकर अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब टॉपिक आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं सुना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे वो इस लेवल पे बनेंगे और मैं आप लोगों को उस लेवल पर ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकें। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया इसके बारे में, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जो मैंने आप लोगों को बताया 1999 में ये सेटअप की गई थी और यहाँ पर क्या बोला गया कि 2001 में सेटअप की गई। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत हो गई, तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है, अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, बुरा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो जो भी आप लोगों को लगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग अगर लगता है लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो आसपास के जो भी आप लोग के यार दोस्त हैं उनके साथ में आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ये एज ए फीडबैक के तौर पर भी आप लोगों को अच्छी चीज़ें लगे ना कि एक तरीके से खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो अच्छी चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। अगर नहीं तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि सोसाइटी में गंदी चीज़ें नहीं अच्छी चीज़ें शेयर करनी होती हैं। ओके, इंडिया जो है नॉर्मली अगर चाइना के बारे में बात करें अक्सर जो है चुप रहता है, क्योंकि चाइना को भी यही हिदायत दी गई इंडिया के द्वारा कि तुम भी हमारे पचड़े में टांग मत उड़ाना। खासकर किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, वो है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में वो एरिया है। इंडिया क्या करता है, ताइवान को बोलता है कि चाइना का पार्ट है। अभी यहाँ पर नॉर्मली इंडिया इसके ऊपर बोलता नहीं है, पर लेकिन इंडिया के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है। वो स्टेटमेंट ये निकल के आई है कि अवॉइड करना है यूनिलेटरल एक्शन। अगर कोई भी यहाँ पर ताइवान के ऊपर चाइना लेता है तो यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। तो ये जो शब्द है ना यूनिलेटरल एक्शन, ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने हिसाब से अपने मनमाने ढंग से कुछ भी यहाँ पर चाइना को नहीं करना है। उसमें अगर कोई भी डिसीजन उसको लेना है कि ताइवान को अपना पार्ट बनाना है, अपने अंदर इंक्लूड करना है, जैसे रसिया ने कई सारे एरिया किए हैं अभी यूक्रेन के, तो उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, चाइना की भी और ताइवान की भी। ऐसा नहीं कि चाइना जो है वो अपनी मनमानी करे यहाँ से और इसको अपने कंट्रोल में ले ले। अभी ये मुद्दा कहां से चला सारा? ये मुद्दा तब चला जब USA की स्पीकर, जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा की स्पीकर है ना, बताइए कौन है लोकसभा के स्पीकर?
तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में लोकसभा के स्पीकर हैं, ऐसे वहां पर उनके हाउस के जो स्पीकर है जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में गई 2 अगस्त को। तो उसके चलते पूरा बवाल हुआ यहाँ पर ये। तो उसके चलते इनके द्वारा कई मिलिट्री ड्रिल भी की गई और कई सारी बातें की गई यहाँ पर। ताइवान स्टेट के आसपास में बहुत सारी हरकतें भी की गई। एरिया कौन से अगर आप लोग एग्जैक्टली मैप में देखना चाहते हैं तो ये एग्जैक्ट ताइवान वाला एरिया, ठीक है। तो ये ताइवान के पास में अगर थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया ताइवान स्टेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खुल जा सेम, अरे ये देखे, ठीक है। तो ये चाइना और ताइवान के बीच में आप लोगों को ताइवान स्टेट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो मेन लैंड चाइना है, जो बड़ा पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है चाइना का, तो ये बोलता है कि ताइवान मेरा पोर्शन है। ताइवान बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूं और अब मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री के तरीके से ट्रीट करो। पर लेकिन चाइना इसको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जैसे कि हांगकांग के ऊपर भी चाइना दादागिरी दिखाता है। तो ये 2 एरिया जो है वो चाइना के लिए इंटरनेशनल इशू बनाए रखते हैं हमेशा। तो इसीलिए चाइना अभी सोच रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अभी रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ऐसे यहाँ पर ये सोच रहा है। और चाइना यहाँ पर इसके बारे में कई सारी बातें बोलते हैं कि हमारे ही तो लोग हैं यार, हमारी भाषा बोलते हैं, तो हम लोग उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो वही बात फिर मुझे याद आती है, इंडिया भी बोलता है कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हमारी तो लोग हैं, तो उनको हम लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो चाइना के द्वारा गुस्सा इतना रहा कि चाइना के द्वारा कई सारे मिसाइल टेस्ट भी किए गए ताइवान वाले एरिया में, तो उसकी वजह से बार बार चीजें देखने को मिली। इंडिया के द्वारा यहाँ पर बस सीधा सीधा ये बोला गया अभी यहाँ पर कि जो भी हरकतें यहाँ पर चल रही है, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की साइड से स्टेटमेंट ये आई कि यूनिलेटरल एक्शन आप लोगों को नहीं लेना है, मिलकर यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पर जो खासकर वन चाइना पॉलिसी है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम लोग इसमें ये नहीं बोलते हैं कि ये अलग एरिया है, पर हाँ जो इस तरीके से वो अपना काम लेकर चल रहे हैं, हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसको उस हिसाब से चलने दें, उसके अंदर आप लोग इंटरफेयर न करें। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों यहाँ पर अब्दुल रऊफ अजहर जो है उसके खिलाफ चाइना ने जाकर एक तरीके से उसको वीटो कर दिया, हम लोग उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में नहीं डाल पाए। तो चाइना ऐसी कई बार बदतमीजी करता हुआ नजर आता है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोलते नहीं है, तो हम लोग फिर भी बोल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अकेला इंसान जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक और इससे मिलती जुलती न्यूज जो कि काफी ज्यादा अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी का रीजन बना रहा, चाइना का एक शिप है यहाँ पर जो कि यहाँ पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आ रहा था श्रीलंका के अंदर में। तो इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डाला और श्रीलंका ने मना कर दिया कि ये यहाँ पर श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है, जो कि पोर्ट का नाम भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, इसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। और ये जो शिप है इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये है युआंग वैंग 5। तो ये अभी यहाँ पर श्रीलंका के पानी में आने वाला था, तो यहाँ पर इसको रोक दिया गया था पहले, अर्लियर ये 11 तारीख को आने वाला था, पर लेकिन अभी यहाँ पर ये 16 अगस्त को आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पर चाइना का दुनिया भर का पैसा उसने ले रखा है, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर के चलते अभी श्रीलंका ने इसको अलाउ कर दिया है इस पर्टिकुलर पोर्ट पर आने के लिए। और भाई साहब अलाउ भी क्यों ना करे, क्योंकि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है यहाँ पर, ये चाइना जो है वो कहीं ना कहीं खरीद चुका है श्रीलंका से, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा उधार ले रखा है यहाँ पर, तो आज के डेट में ये लीज पे ले चुका है इसको। तो यहाँ पर इसको आने से एक बार को यहाँ पर ये रोक भी नहीं सकता, पर लेकिन हाँ वही है कि एक तरीके से प्रेशर बनाया गया, तो उसके चलते इसने इंडिया के प्रेशर में आकर यहाँ पर बोल दिया कि हाँ ठीक है कि हम लोग यहाँ पर इसको नहीं आने देंगे। पर प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर जो प्रेशर है वो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है वो काम नहीं आया इतना, चाइना का प्रेशर ज्यादा चल गया यहाँ पर, और चाइना अपना ये जहाज लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, खासकर श्रीलंका जैसी कंट्री के लिए भी। क्यों? क्योंकि उसको 2 पावरफुल कंट्री के बीच में बैलेंस बनाना है, एक साइड में इंडिया हो गया और एक साइड में चाइना हो गया, तो उनको साथ में कैसे लेकर चलना है, तो कई बार दिक्कत रहती है। देखिए अक्सर ना अगर आप लोग उधारी की जिंदगी जीते हैं ना, तो फिर आप लोग अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वही चीज आप लोगों को यहाँ पर चाइना इसकी श्रीलंका की देखने को मिलेगी। जब किसी से इतना उधार आप लोग ले लेते हो तो फिर ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है, वरना जरा सी देर में अपना डिसीजन लेता, क्योंकि एक ऐसा शिप माना जा रहा है कि ये इसके ऊपर इतने खतरनाक यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर ये छतरी लगी हुई है कि पूरा श्रीलंका का जो सिस्टम है वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं जरा सी देर में, यानी कि कौन क्या बातें कर रहा है, कहाँ पर क्या क्या सिस्टम चल रहा है, पूरे उसको ये एक तरीके से हाईजैक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये बोले कि यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आने वाले थे, तो यहाँ पर इसको बोल दिया गया डायरेक्ट कि नो साइंटिफिक रिसर्च इज डन इन श्रीलंकन वाटर, ये बोला गया है, पर लेकिन कौन जाकर चेक कर रहा है यार,
अगर इन्होंने कुछ करना होगा जरा सी देर में करके निकल जाएंगे। कहाँ तक श्रीलंका रोक लेगा वो अपने आप को एक तरीके से देश को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके चलते बार बार इन चीज़ों का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि रियलिटी में क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। पर लेकिन एग्जैक्टली अगर अभी मैं इसके बारे में बात करूं तो क्रिटिकल कंडीशन बन गई है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर इसको लेकर जो है काफ़ी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं गुस्सा है श्रीलंका के ऊपर। और अभी यहाँ पर चाइना को जो बोल रहा है कि ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, तो वो भी गुस्सा है। तो श्रीलंका के लिए तो यहाँ पर एक साइड में कुआ तो दूसरी साइड में खाई। पर लेकिन हमारे लिए कंसर्न की बात यह कि हमारी भी सिक्योरिटी का हनन हो सकता है। इंडियन ओशन में आकर चाइना ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो भी एक सोचने वाला यहाँ पर मुद्दा होगा। तो ये इसके ऊपर अभी कई सारे आर्टिकल और भी आएंगे आगे। फिलहाल अभी इसके बारे में ये बात है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बने कल को तो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा ऐसी ऐसी कुछ हरकतें चल रही हैं जिससे कि आप लोग के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहे। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एक और आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर चाइना के जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, चाइना के जो मंकी हैं हमारी कंट्री के अंदर जो एक तरीके से गुलाटी मारते हैं, तो यानी कि चाइना के जो एम्बेसडर है उनके द्वारा बोला गया कि पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। किधर से पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, हमको भी दिखा दो भाई, जैसी तुम्हारी हरकतें चल रही हैं पॉजिटिविटी तो कुछ है ही नहीं है। अभी यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो बातें कर रहे हैं एलएसी के ऊपर, तो उसके चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि एयर स्पेस का वायलेशन न किया जाए। हालांकि ये पूरा जो एरिया है वो हमारा है, पर चाइना की बदतमीजी यहाँ पर कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। कल को कोई आप लोगों से पूछ ले, लिखने के लिए भी कुछ पूछ ले, क्या पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, एक तो 2021 में पूछा गया और एक 2017 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर चाइना के साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं। पहले में अगर बात करें तो यूएसए जो है वो चाइना से थ्रेट फेस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है यूएसए के बराबर में आके बैठ गया, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला यह जा रहा है कि सोवियत यूनियन यानी कि जो यूएसएसआर हुआ करता था उससे ज्यादा चैलेंजिंग चाइना है यूएसए के लिए आज की डेट में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और चाइना जो है उसके अगर बात करें उसके रिलेशन के बारे में, उसकी मिलिट्री पावर के बारे में, एशिया के अंदर क्या क्या है और इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है पड़ोसी का, तो 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी चाइना के बारे में, चाइना की बदतमीजी यूएनएससी के अंदर वो सारी चीजें। अभी यहाँ पर कुछ इंडिया के रेफरेंस में हम लोग सारी बातें करेंगे अगर चाइना के बारे में हम लोग देखेंगे तो। सबसे पहले तो किन किन एरिया में इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई रहती है। ये अक्साई चीन वाला रीजन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। इसी के साथ में सेंट्रल रीजन आप लोगों को यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में देखने को मिलेगा जो रेड जोन है। और अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है ये हमारा रीजन है। ये यहाँ तक भी बोलता है अरुणाचल प्रदेश वाले जो हमारे देशवासी हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को स्टेपल वीजा देते हैं हम लोग। स्टेपल वीजा मतलब तुम हमारे ही नागरिक हो, तुमको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने देश में आओ, घूमो और मजे करो। बेटा ये जो तिब्बत है ना, ये तिब्बत भी तुम्हारा नहीं है, इसको भी तुम बेसिकली एक तरीके से इलीगल तरीके से कब्जाए बैठे हो, ठीक है। तो ये बदतमीजी है चाइना की। और वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला भी मेरा ही रीजन है। और यहाँ पर ये इसको एक तरीके से इसके अंदर कई बार तो इसके नाम तक चेंज कर देता है अरुणाचल प्रदेश के। ऐसी कई सारी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। याद क्या रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, वेस्टर्न सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा है, ईस्टर्न सेक्टर जो है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर सेंट्रल सेक्टर, जहां पर इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ में लड़ाई में रहते हैं। अभी यहाँ पर ये जो इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अभी कई बार क्या रहता है कि जो हवाई एरिया है वहां पर आकर क्या करते हैं, कई बार जो चाइना वाले अपने हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा इस पर्टिकुलर एरिया में वो अपनी रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें चल रही हैं। तो इंडिया और चाइना डिस्कस करते हैं कि कैसे चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। अगर बदतमीजी आगे बढ़ेगी तो दोनों को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उसके चलते इनके द्वारा एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। पर लेकिन अभी अगर आप लोग बात करेंगे, ये पर्टिकुलर मुद्दा आप लोग याद रखिएगा, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ पर ये जो एक्साई चीन वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पर लेकिन अगर पाकिस्तान की साइड में बोलेंगे तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 1972 यानी कि 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर, जिसके चलते आप लोगों को सारी बातें पता है, पुराने टाइम की चीजें, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की गई थी। लाइन ऑफ जो कंट्रोल है यहाँ पर, ये लगभग आप लोगों को 3488 किलोमीटर लंबा, चाइनीज जो है ओनली यहाँ पर लगभग 2000 जो किलोमीटर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है जो लेंथ है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर आप लोगों को पता है कि हमारे ही रीजन में आकर यहाँ पर घुसे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखोगे तो इंडिया और चाइना के मानने में आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो वो कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, तो वो आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है।
पर लेकिन अभी मुद्दा यहाँ पर यह कि इन पर्टिकुलर एरिया को अगर आप लोग देखोगे, जो दुनिया भर की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है इन पर्टिकुलर एरिया में, अभी चुंबे वैली के अंदर आप लोगों को देखा, भूटान के अंदर आकर बैठ गया था चाइना, तो कोशिश करता है कि इंडिया को हर तरीके से इरिटेट करे और सप्रेस करने की कोशिश की जाए। तो उसके चलते यहाँ पर ये हरकतें इनकी देखने को मिलती हैं बार बार। ये एयर स्पेस वाला क्या फंडा है दोनों के बीच में, तो ये फंडा है कि ऑपरेशनल जो भी ऑपरेशन होगा, जो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर जो आर्म हेलीकॉप्टर हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर एलएसी के आसपास में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में लगभग। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया कि ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों के बीच में, जिसको बोला गया था एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया 1996 में। इसके तहत यहां पर यह बोला गया था कोई भी ऐसा मिलिट्री का जहाज, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर, कोई ऐसा हथियारबंद, कोई भी ऐसा 10 किलोमीटर के एरिया में दिखाई नहीं देगा। तो ये यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया था। 1993 से लेकर 2012 तक का यहां पर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट यहां पर लिए जाते हैं दोनों के बीच में, ताकि शांति बनाए रखी जा सके दोनों कंट्री के बीच में। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितनी सीज फायर एग्रीमेंट आप लोगों को वायलेट होते हुए नजर आते हैं, चाइना और इंडिया उसके कंपेयर में एक मैच्योरिटी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेशन निभाते हैं। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो चाइना का एग्रेशन है, उसकी वजह से काफी सारी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फिलहाल जो शी जिनपिंग है उसकी वजह से यहाँ पर रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। वो अपने आप को इतिहास में एक ऐसे इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन ये पढ़े कि हाँ, चाइना का बस यही लीडर हुआ है जिसने सब कुछ संभाल के रखा। तो इस तरीके से अपने आप को शोकेस करने के चक्कर में बहुत सारी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बिगाड़े बैठा है वो इंसान। पर लेकिन फिर भी दोनों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं कि हाँ, एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ में आसानी शांति से पेश आएंगे। अगर या आमने सामने आकर खड़े भी हो जाते हैं जवान, तो उसको हैंडल करने की कोशिश की जाएगी, अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक दूसरे के ऊपर बंदूक न ताने। कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है कोई सी साइड में नहीं आएगा, अगर आएगा तो पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओपन फायरिंग जो है कोई सी भी साइड नहीं करेगी। अभी हमारी कंट्री के कई सारे जवान शहीद हुए और चाइना के कई सारे लोग मारे गए थे, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि हमने सीना ठोक के बताया कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं। उनकी हम लोग जब उनकी बॉडी लेकर आए तो उसको हमने बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में उसको ट्रीट किया। पर लेकिन चाइना ने उनका नाम तक नहीं बताया कि कितने सारे लोगों की डेथ हुई वहां पर। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी एक रेस्पेक्ट होती है। चाइना के अंदर में आप लोगों को बदतमीजी काटने वाले इंसानों की रेस्पेक्ट ज्यादा नजर आती है। जो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये हर तरीके से चीज़ों को नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पर लेकिन फिर भी हमारा जज्बा जो है उसके सामने हमेशा एक तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जगह सही है। पर लेकिन चाइना जो है वो बदतमीजी काटने से नहीं रुकता है, वो अपनी जगह हमेशा कोशिश करता है कि सामने वाले को सप्रेस किया जाए। इसमें भी आप लोगों को दो शब्द देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं प्रोहिबिटेड एयर स्पेस, जहां पर यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि फ्लाइट एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड यूजुअली ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। और पी लेटर यहाँ पर यूज किया है, जैसे पी के सामने यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड वाला यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, यानी कि जहाँ से एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल है वहां से अगर सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि टिपिकली एक तरीके से जब बात करते हैं यहाँ पर ऑल एयरक्राफ्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर तो एंट्री को प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और प्रोहिबिटेड एयर स्पेस जो है ये दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग जाते हैं तो एयर स्पेस कंट्रोलिंग जो बॉडी होती है तो वो है यहाँ पर हमारी कंट्री में एयर ट्रैफिक जो आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिलेगी। तो ये बात है इसके बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। बाकी इंडिया और चाइना के बीच में जो बदतमीजी है वो आप लोग जानती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग इसके बारे में बताइए कि सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर लोकेटेड है। ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ जो गिलगित, इसी के साथ में नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। देखता हूँ कौन से आंसर इसका देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर करो। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है उससे रिलेटेड, ये आप लोग को एक पर्टिकुलर न्यूज और है यहाँ पर इसी में कनेक्टेड कि एयर स्पेस और रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे कोई तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इंटरनेशनल जो लॉ है यानी कि कानून है, पर्टिकुलर नेशनल टेरिटरी हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर से नहीं जाएगा कोई भी जहाज उड़कर। अगर हम लोग को यहाँ पर कल को अफगानिस्तान जाना होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है हम लोग को अलाउ नहीं करता है कि उसका एयर स्पेस यूज किया जाए, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर घूम कर आना पड़ता है जब भी हम लोग को यहाँ पर जाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड कानून है, वो क्या क्या कानून है उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। स्पेस जो होता है अबव द पर्टिकुलर नेशनल टेरिटरी, ठीक है, जो कि उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर उसका एयर स्पेस जो रहता है।
पर लेकिन जब आउटर स्पेस के बारे में बात करते हैं, ये किसी कंट्री का नहीं होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द आउटर स्पेस, जो अंडर द स्पेस टेरिटरी है, जो आउटर स्पेस जो ट्रीटी है 1967, यहाँ पर बात करते हैं कि इसको कोई डिफाइन नहीं करता है, हालांकि कि यहाँ पर ये आउटर स्पेस हो गया, यहाँ पर स्पेस हो गया, बस हाँ इसको बोला जाता है कि एक तरीके से कि एयर स्पेस जो है एक ये आउटर स्पेस है, तो उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर लाइन नहीं खींच रखी हवा में कि यहाँ पर ये रहेगा। एयर जो सोवरेनिटी है यहाँ पर, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो स्पेस होता है ये खुद की कंट्री के जो एविएशन लॉ है वो यहाँ पर अलाउ किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री का कानून है वो हमारे देश के जो ऊपर को कोई उड़ाएगा अगर हथियार बंद जहाज तो उसके ऊपर अलाउ करेंगे। यानी कि क्या होता है, कल को चलकर पता चला पाकिस्तान का कोई भी जहाज हमारी कंट्री के ऊपर आ गया और आकर बॉम्ब गिरकर चला गया, तो इसलिए कोई भी ऐसा अननोन जहाज अगर आता है तो उसको हवा ही हवा में हम लोग उड़ा सकते हैं, ये अगर वो हमारे एविएशन कानून को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर एयर स्पेस सोवरेनिटी ये स्टेब्लिश की गई थी पेरिस कन्वेंशन के बेस पर। तो ये रेगुलेशन किया गया था एरियल जो नेविगेशन है 1919 में। 1994 में शिकागो कन्वेंशन आया जिसके द्वारा परमिट किया गया कि कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इंगेज कर सकते हैं, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल फ्लाइट को कैसे जाना है, किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें फ्लाई करना है इनटू देयर टेरिटरी विदाउट एक तरीके से डिप्लोमेटिक परमिशन। देखिए कुछ तो ऐसी चीजें चलो ठीक है अलाउ कर देते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें तो बात करते हैं कि परमिशन किस में लेनी है और परमिशन किस में नहीं लेनी है, तो इसके बेस पर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है एयर स्पेस के बारे में। तो बोला गया कि एज पर द इंटरनेशनल लॉ, बोला गया इज द स्पेस अबव द पर्टिकुलर नेशनल टेरिटरी ट्रीटेड एज बिलोंग टू द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द टेरिटरी। दूसरा बोला गया कि इट डज नॉट इंक्लूड आउटर स्पेस विच इज अंडर द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जो मैंने अभी बोला। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो बोला जा रहा है कि उसका एल्टीट्यूड एट विच द आउटर स्पेस बिगन और एयर स्पेस एंड, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि यहाँ तक आउटर स्पेस है और यहाँ तक एयर स्पेस है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं तो आप लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो ये आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। बोला गया ओनली वन स्टेटमेंट सही है, ओनली टू सही है, ऑल थ्री स्टेटमेंट सही है या फिर कोई सी भी सही नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या रहे, सही आंसर आप लोगों को देना है। ध्यान से अगर पढ़ोगे आप लोग इसका आंसर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इंक्लूड की गई, तो ये दोनों सही है। और लास्ट में बोला गया डिड नॉट डिफाइन द एल्टीट्यूड एट विच आउटर स्पेस बिगन और ये स्पेस एंड होता है, जबकि यहाँ पर बोला गया आउटर स्पेस ट्रीटी जो है एट एल्टीट्यूड विच आउटर स्पेस बिगन एंड एयर स्पेस एंड, तो वो डिफाइन नहीं करता है। तो यानी कि दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, डी। तो इस तरीके से ये मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। और टॉपिक यहाँ पर इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्टली। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो माइंड में क्लैरिटी लेकर बढ़ना आगे। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉय जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फोर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोग का रहेगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट ये क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उसके द्वारा यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फोर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, वो बेसिकली अभी यहाँ पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहाँ पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहाँ पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी।
पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या तो वो इंप्लॉयड होगा यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट का, लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि 2 कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं, यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें, ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंस तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली आधी अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है, 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में। और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में, शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहां पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करने स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहां पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहां पर पता चलती है। अब यहां पर जो एनएसओ है, जिसको मैं भी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहां पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहां पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है कहां से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं यहां पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहां पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहां पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहां पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है, यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है, तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं,
क्यों? क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं। तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए? वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कि कुछ और काम कर सकते थे, घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है। ठीक है, एक होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है, यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो, मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है, तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है, तो जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, एक है यहां पर साइक्लिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक बिजनेस साइकिल होती है, जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया, तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है, टाइम टू टाइम दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहां पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर, जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के डेट में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी? पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी, पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है अदरवाइज मत लेना, जोक था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल क्या होता है? मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसी और जॉब में आप लोग को जाना है, तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए, और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को, तो क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं, तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर 0 है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में
में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है आप लोगों ने कई बार सुना है कि लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा, पर लेकिन यूथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा क्योंकि उनको रोजगार जो है वो मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि दुनिया भर की जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री हैं या काम करने के जो तरीके हैं वो बंद हो गए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब इंडिया के ऊपर पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर निकाली है। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देखते हैं जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है। पहले तो इसका टाइटल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है। तो एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इसको बताया गया है और बोला गया है कि रिकवरी इन द यूथ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट में स्टिल लैगिंग ग्लोबली, यानी कि एक तरीके से अभी भी पीछे चल रही है। यानी कि हम लोग 2020 में कोविड-19 की चपेट में रहे, 21 में रहे, अभी 22 में हम लोग मिड में आ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी भी जो यूथ है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के वो कोविड-19 का इम्पैक्ट झेल रहे हैं। अब तक भी कोविड-19 की मार से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें कई सारी बातें बोली गई। सबसे पहले तो जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात की जाती है, यानी कि जो लड़कियां हैं उनके कंपेयर में अगर आप लोग लड़कों को देखोगे तो लड़कों को फिर भी ज़्यादा जॉब मिलती है एज कम्पेयर टू लड़कियां। तो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन जो रेशियो है वो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम मोर देन द यंग वुमेन टू बी एम्प्लॉयड। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो, एक लड़का जॉब करता है उसके लिए आसानी रहती है, पर लेकिन एक लड़की जॉब करती है उसके लिए मुश्किल रहती है। अभी भी जब कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा तो लड़कियों की जॉब ज़्यादा गई, उनके लिए जो घर गृहस्थी का काम होता है वो और बढ़ गया, क्योंकि लोग जो है लॉकडाउन में घर रहे तो और भी कई सारे इशू देखने को मिले। कई सारे लड़कों ने वर्क फ्रॉम होम किया, पर लेकिन लड़कियों को वो भी ढंग से नसीब नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है तो उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। घर में कोई बीमार इंसान हो, घर में कोई मेहमान आ गया, घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, या फिर घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सबकी मार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो औरतों पर पड़ती है। उनका जो मेन काम होता है वो छूट जाता है। कई बार अगर कोई ऐसी है कि कोई वर्किंग वूमेन है तो उसको दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो है वो तो रहा यहाँ पर, जो कि खासकर 15 से लेकर 24 साल के जो एज ग्रुप है उसमें काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला। चाहे पढ़ाई के बारे में बात करो, चाहे आप लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो। बोला जा रहा है कि ग्लोबली 73 मिलियन के करीब यहाँ पर 2022 में पहुंचा, जो कि 2021 के कंपेयर में तो इम्प्रूव है, पर लेकिन 2019 के कंपेयर में ये काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि सिचुएशन सुधरी नहीं है। हम लोग आ तो गए हैं कि हम लोग एक नए एरा में बैठे हैं, पर अब तक भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। कुछ और पॉइंट अगर लिखने के लिए आप लोगों से कोई पूछ ले तो अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गए, गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए। जो हाई इनकम कंट्री हैं वो तो फिर भी अपना मैच कर पा रही है। 2019 के टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था उस टाइम पर यहाँ पर मैच कर पा रही है। पर लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी है जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री होगी या फिर डेवलपिंग कंट्री होगी, वो इन चीज़ों को नहीं सुधार पा रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बेनिफिट ऑफ ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमीज, तो बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो ग्रीन और ब्लू इकोनॉमीज है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये इस तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री को भी बोल देते हैं, ये आप लोगों को ग्रीन कैटेगरी में आती है। पर लेकिन अगर ब्लू के बारे में बात करें तो मेरीन सेक्टर हो गया, जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कोस्टल एरिया वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 2030 तक का 8.5 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट होने वाली है। ब्रॉडबैंड कवरेज और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो ये इसके बारे में बात की जा रही है आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि नेट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जो है वो 24 पर मिलियन होगा, न्यू जॉब वर्ल्ड वाइड क्रिएट करेंगे। 6.4 मिलियन जो है वो यहाँ पर यंग यूथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आने वाले टाइम में उससे फायदा देखने को मिल सकता है। पर लेकिन बातें बोलना और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो उसमें काफ़ी डिफरेंस कई बार देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट कई बार एग्जैक्टली वो फेस नहीं दिखा पाती है जो ग्राउंड लेवल पर कंडीशन देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर वो बातें थी। अब इंडिया के मामले में बातें करें तो इंडिया के अंदर भी यूथ को एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें आप लोग गैप देखने को मिलेगा, जो अमीर है वो ठीक कर पा रहे हैं, जो गरीब है उनको वो भी नहीं मिल पा रही है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। जो लर्निंग है उसमें रिग्रेशन आ गया, यानी कि जितने बच्चे पहले लर्निंग कर पा रहे थे वो अभी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, टीचर को जो पेड किया जा रहा है, जो पैसा मिल रहा है वो काफ़ी लेस हो गया। इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। कई सारे टीचरों के घर नहीं चल पाए, उन्होंने दूसरे काम करने स्टार्ट कर दिए। डोमेस्टिक वर्क जो है वो हाईली इनफॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। घरों में जो महिलाएं काम करती हैं उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं।
ये रिपोर्ट कौन सी है जो पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये इसी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा। 1919 में इसको बनाया गया था। ये एक तरीके से काफी स्पेशल एजेंसी है जिसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो बेसिक चीजें यहाँ पर, इसमें तीनों मिलकर काम करते हैं। ये एक लोती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, यानी कि सरकार, काम देने वाला और काम लेने वाला, सारे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ILO के बारे में अगर बात करें तो यहाँ, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर इसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है। तो 138 और 182, तो यहाँ पर बेसिकली चाइल्ड लेबर को और उनकी एज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया चाइल्ड लेबर के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी जो रिपोर्ट है यहाँ पर बात की जा रही है उसके बारे में, ILO की रिपोर्ट के बारे में, कौन कौन सी रिपोर्ट जो है इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो 134 है क्योंकि सेकंड वाली ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया नहीं, इसका नाम नहीं लिया है, ठीक है। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि रिपीटेडली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है उन पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 100वीं, 150वीं या फिर ये इस तरह का नंबर कोई आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है श्री अरबिंदो जी की। 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है श्री अरबिंदो घोष जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके उपलक्ष्य में स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का लगभग 75 जो जेलें हैं उनके अंदर भी लोगों को रिफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को याद रखना है जो कि हिस्ट्री का पोर्शन बन जाता है जीएस पेपर 1 का। इसी के साथ में 150वीं है, 150वीं, 200वीं या फिर 100वीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हेड कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर इसको हेड कर रही है। लगभग 23 स्टेट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारे मिशन जैसे रामकृष्ण मिशन, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा फाउंडेशन, सत्संग फाउंडेशन, तो ये कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इसी के साथ में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं कि इससे रिलेटेड एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 24 दिसंबर 2021 के अंदर में। तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए उस कमेटी के अंदर 53 मेंबर थे और इसको हेड जो कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा उसको चेयर किया गया था, जो कि मोदी जी के द्वारा चेयर किया गया था, कि कैसे इनकी 150वीं जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलने से पहले मैं आप लोगों को एक कंट्री दिखाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मलेशिया। तो ये मलेशिया आप लोगों को यहाँ पर कंट्री देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में हमारी जो अभी एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया और मलेशिया की जो एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर ये एक तरीके की बायलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नाम है इसका उदार शक्ति। तो किसके बीच में है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में। हमारी कंट्री की इंडियन एयरफोर्स है तो मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है इसमें हमारी कंट्री की साइड से सुखोई 30 C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुखोई 30 में MKI वर्जन है, मलेशिया का भी सुखोई 30 है, उसका MKM वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के साथ में जब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं और उसको फिर ये आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस किस के बीच में है। तो हल्का सा बैकग्राउंड अगर आप लोगों के पास में रहेगा तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गन डे की 13 अगस्त को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा यहाँ पर ये जो सेलिब्रेट किया था तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया था उस वीडियो में। तो यहाँ पर अब बताता हूँ इसको। तो 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वर्ल्ड डे जो है वो 13 अगस्त को है, पर लेकिन नेशनल लेवल पर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो 27 अगस्त पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन के आसपास में जो भी मिथ रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन सबको दूर करने की कोशिश की जाती है। और मैंने देखा, कमेंट पढ़ रहा था जब वीडियो के नीचे, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर हमने अपनी बॉडी जो है वो डोनेट कर दी है,
ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो एनकरेज करना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने के लिए, जिसके चलते आने वाले टाइम में सबको फ़ायदा उससे मिल सके। इंसान तो चला जाता है पर लेकिन उसके अंग जो हैं अगर किसी के काम आ जाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। किसी को किडनी चाहिए, किसी को आंखें, या फिर और भी कई सारे बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो अगर किसी के काम आ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या है। तो इसके चलते आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों के बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कवर किया था, थोड़ा सा और यहाँ पर बता देता हूँ मैप के थ्रू। हिमालय के अंदर में चाइना को बेसिकली नेपाल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के थ्रू। तो चाइना क्या सोच रहा है कि नेपाल के अंदर घुस जाए यहाँ पर, तो 118 मिलियन नेपाल को यहाँ पर ग्रांट के तौर पर दिए जा रहे हैं। ग्रांट का मतलब ये होता है कि दे दिए, बस एंजॉय करो और यहाँ पर हम इसको वापस नहीं लेंगे। तो चाइना और नेपाल का जो ये एग्रीमेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेलवे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ताकि चाइना की जो ऊपर डिपेंडेंट हो जाए नेपाल, और इंडिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि चाइना के द्वारा जो एक्सपर्ट जो है चाइना से यहाँ पर विजिट करेंगे नेपाल के अंदर में प्रॉपर सर्वे करने के लिए, और प्रॉपर यहाँ पर ये काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको जो वन बेल्ट वन रोड वाली इशू है उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा, कल को यहाँ पर जो नेपाल है वो आप लोगों को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता हुआ नजर आएगा। इससे दिक्कत यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि वो हो सकता है कल को चलकर नेपाल का भी हाल जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान वाला कर दे, कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है, फिर इसको डेट क्राइसिस में फंसा देता है देश को। क्योंकि इतना सारा लोन दे देना, और उसको ये बिल्कुल ऐसी है। आप लोगों को अगर थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाऊं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है काफ़ी अमीर है, दूसरा दोस्त जो है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है, पर हाँ ये कि खाना मिल रहा है टाइम पर। वो जो दूसरे वाला दोस्त है जो को खाना टाइम पर मिल रहा है, जो अमीर वाला दोस्त उसको पैसे देता है और बोला था क्या फालतू की जिंदगी जी रहे हो, जाओ अय्यासी करो, ये लो 1 लाख रुपए और जाओ दारू वारू पियो, सट्टे वट्टे खेलो, मजे लो। उसको दे दिया पैसे, भाई ने तो इन्जॉय किए और बोला कि मैं लूंगा भी नहीं, तो इन्जॉय कर इनसे। तो इतनी आदत खराब हो जाती है इंसान को, जब फ्री में पैसा मिलता है तो वो अय्यासी में उड़ाने लगता है पैसों को। मेहनत की पैसे की जो कमाई है ना, उसको इंसान पाई एक तरीके से सिंगवा कर रखता है, पर लेकिन जब फ्री का माल मिलता है तो उस टाइम पर इंसान ऐसे उड़ाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कल को चलकर अगर कोई आप लोगों से पूछे इसके बारे में, तो यहाँ पर डेट क्राइसिस के बारे में हरियाणा पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस शब्द के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोग के बन चुके हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल गेट्स साहब जो है इंडिया के अंदर काफी अंदर तक घुसने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके तहत यहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेन किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजिटल फील्ड में। इंडियन गवर्नमेंट जो साइन कर रही है यहाँ पर एक तरीके का कोलेब्रेशन देखने को मिलेगा, ताकि सिविल सर्वेंट को ट्रेन किया जा सके। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लगभग 2.5 मिलियन लोग जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो 25 लाख सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे डिजिटल टूल जो है उनका इस्तेमाल करना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इससे क्या रहेगा, मान लीजिए जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर, अगर वो प्रॉपर चीज़ों को जानता होगा तो जो भी स्कीम होगी प्रॉपर लोगों तक पहुंचा पाएगा। तो सोशल वेलफेयर सर्विस जो है वो लास्ट तक पहुंचनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है, ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं बॉडी। जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि गवर्नमेंट ने किसके द्वारा साइन किया, तो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट 3-4 नाम देंगे और बोलेंगे हमारी साइड से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, एक गैप खत्म हो जाएगा, डिजिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्किल बना पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों में से क्या कोई ये तीनों यूज करना जानता है? माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट क्या है, ये पीपीटी है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल सीट जो तैयार करना होता है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। आप में से कोई ऐसा है कि तीनों पर काम करना जानता है? बताइएगा जरूर। अगर मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आप लोगों से फिर कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। तीनों पर अच्छे तरीके से काम करना कौन जानता है, ये बताइए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में न्यूज़। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कुछ वन लाइनर टाइप के आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जैसे कि इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज है अल्नज। तो ये अभी यहाँ पर बीकानेर के अंदर में कंक्लूड हुई। याद रखिएगा यहाँ पर इसका मतलब होता है अलायंस या फिर अलोंग विद, है ना, यार दोस्त साथ में रहते हैं। तो ये इंडिया और ओमान के बीच में है। इंडिया और मलेशिया के बीच में अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस की यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच करने के लिए भी। यहाँ पर अल्नज किसके बीच में है, उदार शक्ति किसके बीच में है, ठीक है। इंडिया ने ताइवान के ऊपर जो कमेंट किया वो आप लोगों को बता दिया कि यूनिलेटरल डिसीजन नहीं आना चाहिए।
अगर बात करें इस्माइल के बारे में तो बात की जा रही है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड यहाँ पर एंटरप्राइज। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया, जिसमें यहाँ पर जो सिटीज़ और टाउन्स और जो म्यूनसिपैलिटी हैं, ठीक है, तो उसमें बैगिंग फ्री, यानी कि लोग जो भीख मांगते हैं उससे यहाँ पर छुटकारा दिलाया जा सके। तो ये छोटी छोटी सी बातें भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बताओ। ओके, वर्ल्ड की कुछ न्यूज़ है, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 को सेलिब्रेट किया गया, 12 अगस्त को। तो यहाँ पर ये जो जनरेशनल सोलिडेरिटी के बारे में बात की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के बारे में क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर ऑल द एजेस। एलिफेंट डे था यहाँ पर, ये 12 अगस्त को। बांग्लादेशी आर्किटेक्ट जो है जिनका नाम है मेरीना यहाँ पर तबस्सुम, इनको यहाँ पर फर्स्ट साउथ एशिया की पर्सनैलिटी बन गई है, जिनको ये आर्किटेक्ट के फील्ड में यहाँ पर अवार्ड मिला है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर लिस्बन ट्रेनले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो डिफरेंट सा है, कई बार क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लें कोई तो हल्का सा याद रख सकते हैं। यूएसए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी सुपर गरुड़ा ये सील्ड एक्सरसाइज देखने को मिली सुमित्रा आइलैंड के ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर किस किस के बीच में थी यहाँ पर, और आइलैंड सुमित्रा आइलैंड कौन सी कंट्री का है, तो याद रखिएगा ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। मार्टिन इक्वेटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लिटिल और नो आइस से सिस्मिक डेटा फ्रॉम नासा मार्स इनसाइट जो मिशन, ठीक है। तो यानी कि उसके बारे में बताई जा रही है कि एक तरीके से कि कोई आइस नहीं है, ये नासा का जो मार्स है इनसाइट्स मिशन, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये बात बताई गई है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोला गया है या तो लिटिल या फिर नो आइस वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी कई वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई सारे बच्चे बोले थे सर इसको भी डाल दिया करो, तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, अगर आप लोगों को इतने अच्छा लग रहा है तो इसको डाल देते हैं, ठीक है। एसएलवी कमांडो जो है यहाँ पर, इनका नाम इन्होंने नहीं लिखा है पर लेकिन शानदार तरीके से आंसर दिए गए। पर्सन इन न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे रवि कुमार दहिया जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, ये पर्सन इन न्यूज़ काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, इनके बारे में जो जो अवार्ड जीते गए। कल की वीडियो के नीचे इनका जो आंसर था मैंने पिन कर दिया था, उसको जाकर आप लोग देखते हैं, सारे डिटेल में आंसर दिए गए। पर लेकिन यार एक बात बताओ, आंसर देने में आप लोग कोताही क्यों बरतते हो? मतलब कि आप लोग देखते हैं कि लगभग 80-90 हज़ार के करीब लोग देख रहे हैं और आंसर देने वाले लोग रहते हैं बस 500, 600, 700। इसके पीछे रीज़न क्या है यार? मतलब बताओ तो सही, मुझे एक्सप्लेन करो, मेरी समझ में नहीं आता ये आखिर क्यों आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो। और फीडबैक के बारे में पूछता हूँ, लाइक या डिसलाइक करने के लिए, उसमें भी 5-6 हज़ार देकर साइड में हट जाते हैं। मतलब बाकी को क्या शर्म आती है, मतलब एक तरीके से इसमें फीडबैक देने में भी कि लाइक या डिसलाइक करने में। अच्छा कितना बड़ा मैं आप लोगों से वो मांग रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, ओनली लाइक और डिसलाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें भी ये नहीं कि लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, डिसलाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये यार जरूर किया करो, इससे खासकर अगर बात करें तो मुझे पता चलता रहता है वीडियो के बारे में, और यूट्यूब को कैसे पता चलेगा ये वीडियो अच्छी है फिर बुरी है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताना, लाइक या डिसलाइक कर डिसलाइक कर दिया करो, उसको लगेगा बुरी वीडियो है, लाइक कर दिया करो, उसको लगेगा अच्छी वीडियो है। तो ये तरीके हैं वीडियो के फीडबैक के, जिससे कि मुझे पता चले और यूट्यूब को भी पता चले ये वीडियो कैसी है। उसी के बेस पर फिर वो वीडियो को ट्रीट करता है कि हाँ इसको रिस्ट्रिक्शन में डाल देना है या फिर वीडियो को आगे लेकर जाना है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। और जो मैंने बोला है फ्लैग के बारे में, वो बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। झंडे को बेसिकली आप लोगों को कैसे ट्रीट करना है वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को संडे का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ में मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करने। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।